आदाब। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का आज के ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस के इस प्रोग्राम में, जहां दोस्तों मौसम बहारा है, लेकिन सितंबर को आमतौर पर सितमगर्म महीना कहा जाता है, क्योंकि जब हवा रुक जाती है बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है। बकौल शायद हब्स इतना है कि लू की दुआ मांगते ही लू पसीना तरबतर कर देता है, और फिर जी चाहता है कि गर्म हवा ही चले तो हवा, ताकि कुछ सुकून का एहसास हो, कुछ सांस लेने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये जो मौसम अपनी शिद्दत पर है, खासतौर पर गर्मी के हवाले से अगर बात की जाए, तो ये हमारे हाथों की ही कहना चाहिए खता है। हमारा अपने आमाल ऐसे हैं कि हमने मौसम को इस हालत में लाकर छोड़ दिया है। मौसम में अब कोई मुतवाजन नहीं, यानी कि तवाजुन नहीं है मौसम में। गर्मी होगी तो शदीद गर्मी होगी, बरसात होगी तो बेइंतहा बरसात होगी, और सर्दी तो खैर अब कम होने लगी है। वजह उसकी साफ ये है कि माहौलियात में जो तब्दीली आ रही हैं, जो आलूदा हम कर रहे हैं इस माहौलियात को, ये सब उसकी वजह से है। जरूरत इस बात की है कि हम माहौलियाती आलूदगी की तरफ तवज्जो दें और उसको साफ करने की कोशिश करें। जी हाँ, कहते हैं कि गर्मी जो है दर्जा हरारत जमीन पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी के साफ ग्लेशियर जो पीने का पानी है वो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक कहते ये भी हैं कि अगली जो आलमी जंग होगी वो पानी के लिए होगी। आइए दोस्तों अभी से कोशिश करें कि हम इस माहौलियात की सफाई पर अपने खास तवज्जो दें। ये माहौलियात सिर्फ हमारे लिए इसलिए जरूरी नहीं कि पेड़ पौधे दिखाई दें, हरे भरे शजर अशजार नजर आएं, लेकिन इसलिए भी है कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम सेहतमंद होंगे तभी इन नज़ारों का लुत्फ ले सकेंगे, लेकिन माहौलियात का असर बराह रास्त हमारी सेहत पर पड़ता है। तो दोस्तों जब गुफ्तगू सेहत तक आई गई है तो डॉक्टर की सलाह सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पी वेंकटेश, मारूफ फिजिशियन हैं आप, और आप कोविड के हवाले से बहुत अहम मालूमात दे रहे हैं, यानी कि कोविड हिंदुस्तान में कैसे आया, कैसे ये फैला, लेकिन किस तरह से हम अभी तक इससे महफूज हैं, ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं आज के हमारे डॉक्टर पी वेंकटेश। मेरा नाम डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन है, और आज हम जो बात करेंगे वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो आजकल फैला हुआ है देश विदेश में, उसके बारे में है। जो कोरोना वायरस है ये दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में चाइना से स्प्रेड होना शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ये यूरोप और अमेरिका में फैल गया वहां से, और यूरोप, अमेरिका और चाइना से लोग जो हैं वहां से आए, और साथ में इन्फेक्शन इंडिया में भी आ गया। अभी तक गवर्नमेंट के प्रयास से ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे कम्युनिटी में नहीं फैला, मतलब कि इन्फेक्शन उन्हीं के साथ आया जो विदेश से आए, या उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके घर वाले, उनके क्लोज फ्रेंड्स जिनसे मिले, उन्हीं को ही हुआ है, वही इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो अपने घरों में हैं, जो काम वगैरह पे जाते हैं, उनको नहीं हुआ। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बुखार सबसे मेन सिम्टम है। बुखार आता है, बुखार का मतलब जो थर्मामीटर रख के टेम्परेचर देखते हैं तो 100 के ऊपर का बुखार रहता है, साथ में खांसी होती है। नॉर्मली 2 से 3 दिन बाद जिनको वायरस अफेक्ट करता है उन लोगों को सांस फूलना शुरू हो जाता है। जितना ये देखा गया है, बाकी जो कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, चाइना का और यूरोप वगैरह में जो कंट्रीज हैं, उनमें यही देखा गया है कि ये जो वायरस है 100 लोगों को अगर होता है तो उसमें 85% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हल्के फुल्के वायरल बुखार जैसे बुखार होता है, खांसी होती है, और 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा बीमार होते हैं, जिनको थोड़ा सांस फूलता है। उनमें कुछ मरीजों को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी निकलती है, तो उनको ऑक्सीजन देते हैं, वो भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ 5% पेशेंट हैं जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, लोग जो कैंसर के मरीज हैं, जिनका शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है,
तो कुछ जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है वो रिस्क पे है। जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन दूसरी जो कंट्रीज से आया है से ये पता लगा है कि ये मरीजों में कोरोना वायरस ज्यादा जल्दी से फैलता है, और जो गले में और साइनस का इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस से, वो सीधा छाती में लंग्स में निमोनिया के फॉर्म में चला जाता है। ऐसे मरीजों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ऐसे मरीजों में ही जान का खतरा है। तो इस बीमारी से ये हम लोगों को समझ आती है कि ये जो बीमारी है ये एक कैसे फैलती है। हम लोगों को किसी को कोरोना वायरस का किसी को भी इन्फेक्शन होता है तो उससे खांसी होती है, तो खांसी से वो हवा में फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और खांसी से अगर आसपास जितने लोग हैं वो 3 फीट के डिस्टेंस में जितने होते हैं उनको हो सकता है। फिर हम खांसी करते हैं तो हवा में धीरे धीरे वायरस पार्टिकल टेबल चेयर जो भी वहां पे सरफेस है उसमें जमा हो जाता है, तो अगले 12 घंटे तक वो वायरस उसमें एक्टिव रहता है। तो अगर कोई उस सरफेस में बैठे टच करे और उस हाथ से अपने आंखों को, नाक को, माउथ को या खाना खाते हैं तो वायरस उस तरीके से आपके शरीर के अंदर चला जाता है और फिर वो शरीर के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, सोशल डिस्टेंसिंग। उसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से कम 3 से 4 फीट का डिस्टेंस रखिए। स्पेशली जिन लोगों को बुखार खांसी वगैरह है उनसे 3 फीट का डिस्टेंस रखना जरूरी है। साफ सफाई का घर पे ख्याल रखिए, हाथों को साफ रखिए। और जिन लोगों को बुखार खांसी है वो घर पे ही रहे, ऐसा नहीं कि हर मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत है। जिनको सांस फूलता है या बुजुर्ग लोग जिनको खांसी बुखार है उन लोगों को जरूर डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आइडेंटिफाई हो जाए। ज्यादातर बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट टाइम पर टाइम निर्देश देती रहती है वो आप लोगों को फॉलो करने की स्ट्रिक्टली जरूरत है। उस पर कोई लीनियंसी का स्कोप नहीं हो सकता कि आप उसको ना फॉलो करो। अगर वो हम फॉलो करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा, और वायरस नहीं फैलेगा तो सब स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर पी वेंकटेश कृष्णन, जी हाँ, मारूफ अदीब आपको बता रहे थे कि कोविड है क्या, किस तरह से ये असरअंदाज होता है और किस तरह से सोशल डिस्टेंस करके हम इससे बच सकते हैं। आज भी जबकि लॉकडाउन खुल चुका है, तमाम जगहों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को अगर ध्यान में रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और दोस्तों, अब हम आपको आज सैर कराएंगे मुख्तलिफ मकामात की मौसीकी की, यानी कि किस किस मकाम पर किस किस तरह की मौसीकी है। आज हम आपकी खिदमत में वही सब पेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पंजाब। जी हाँ, भंगड़े की सरजमीन, गिद्दे की सरजमीन, लहराते खेत, बैल हल, घंटी बजाती बैलों की सदाएं, एक खूबसूरत माहौल और खूबसूरत लोग, ये है पंजाब। आइए चलें पंजाब और सुने पंजाबी नगमा, यानी कि फोक जसपिंदर नरूला से। जुत्ती नौकदार पौन, शीशे कुड़ती ते लौन, लैन फुलकारियां, माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां, माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां। जुत्ती नौकदार पौन, शीशे कुड़ती ते लौन, जुत्ती नौकदार पौन, शीशे कुड़ती ते लौन, लैन फुलकारियां, माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां, माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां। सोने दे तवीत नाले पान काली गानी, मोर भुल जांदे टोर हाल ढक लेंदे हाली।
हरे डोरिए उड़ान जदों लौंग लिशकाउण हरे डोरिए उड़ान तोते भुल जांदे लाउणियां उडारियां माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां ओए माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां पैंदा डुल डुल हसा मुल पिपली दे पत नाले चबिया दंदासा मचे घुंड विच आग पैंदा डुल डुल हसा पान कजले दी तार हुंदी पई मारो मार पान कजले दी तार हुंदी पई मारो मार लाया नैना विच सान दे कटारियां माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां ओए माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां टोले दे टोले तेरी झांझरा दा पाके बन बन के पटोले जान मेलिया दे उत्ते बन टोले दे टोले पब जिथे भी टकान अग धरती नू लाण पब जिथे भी टकान अग धरती नू लाण ओ अग दियां नीरियां अंगारियां माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां ओए माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां पिपला ते पान ओ इको छूटे नाल पैर अंबरां नू लाण आंदा सौण दा महीना पिंगा पिपला ते पान ओ इको छूटे नाल पैर अंबरां नू लाण हाथ चंद ताई लाया किदा गजबां दा पाया हाथ चंद ताई लाया किदा गजबां दा पाया देव दसदा मजाजना कई पारियां माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां ओए माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां ओ जुत्ती नौकदार पाउण शीशे कुड़ती ते लाउण जुत्ती नौकदार पाउण शीशे कुड़ती ते लाउण लैन फुलकारियां माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां ओए 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 माल वेच रहिंदियां शौकीन नारियां दोस्तों, हंसना हंसाना इंसानी जिंदगी का तकाजा है और शायद यही एक ऐसी चीज है जो हमारी ज़हनी फिक्र को कुछ ही देर के लिए सही दूर कर देती है। जब जिक्र लतीफों का होता है तो एक अहम नाम लतीफों की दुनिया में बीरबल का भी आता है, जिनके लतीफे बड़े मशहूर हैं,
जो अकबर बादशाह की 9 रत्नों में से एक थे, बीरबल। आज उन्हीं की शख्सियत तरफन से मुताल्लिक की खूबसूरत तहरीर हम आपकी नजर कर रहे हैं। समाप्त करवाइए। तहरीर जनाब निशात हसन की है और ये तहरीर आपके लिए पेश कर रहे हैं SM नौमान। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत को अपनी रूह में न सिर्फ जज्ब किया बल्कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के पैगंबर भी बन गए। वो तमाम तर मजहबी तअस्सुबात से बालातर थे। बादशाह अकबर खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर उलमा और दानिश्वरों के बड़े कदरदान थे। शहनशाह अकबर का जहां भी नाम आता है उनके साथ ही बीरबल का नाम भी जहन में आता है। उलूम व फनून के शैदाई और अरबाब फजलो कमाल का एहतराम करने वाले अकबर के 9 रत्नों में बीरबल का मकाम अव्वल माना जाता है। कहा जाता है कि जब कभी घरेलू या किसी दीगर वजह से बीरबल दरबार में हाजिर नहीं होते थे तो पूरा दरबार सूना सूना सा लगता था। बीरबल 1528 ईस्वी में कापसी में पैदा हुए। बीरबल का नाम महेश दास था जो इब्तिदा में निहायत गरीब और परेशान हाल थे। संस्कृत और फारसी में तालीम हासिल करके ब्रह्म कवि के नाम से बीरबल ने कई वाकयात को नज्म की शक्ल दी। हिंदी जबान के अच्छे शायर भी थे। अकबर की तख्त नशीनी के बाद दरबार में हाजिर हुए और अपनी लतीफा गोई और हाजिर जवाबी से बादशाह के मुसाहिबों में शामिल हो गए। अकबर ने एक दानिश्वर शायर और गुलकार की हैसियत से बीरबल को 1556 ईस्वी में अपने दरबार में जगह दी थी। अहम मामलात में अकबर मुशावरत के लिए उन्हें अपने साथ रखते थे। वो इंतहाई अक्लमंद भी थे। अकबर ने उनको राजा का खिताब देकर अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अकबर ने उनको अपना मजहबी मुशीर भी बनाया था। 1586 में बीरबल की क़यादत में शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के लिए एक फौज भेजी गई थी जो नाकाम रही और बीरबल इस लड़ाई में मारे गए। ये फौज अकबर के भाई हकीम मिर्जा की सरकोबी के लिए काबुल की तरफ भेजी गई थी जिसमें बीरबल भी थे। अकबर को बीरबल की मौत का इस कदर सदमा हुआ कि उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। अकबर और बीरबल के ताल्लुक से बहुत सी कहानियां दास्तानें मशहूर हैं। एक रात अकबर बादशाह और बीरबल भेस बदलकर गश्त कर रहे थे। दोनों का गुजर एक शख्स की झोपड़ी के पास से हुआ। वो झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अकबर ने उससे पूछा, भाई बताओ आजकल अकबर बादशाह के राज में लोगों का क्या हाल है? उसने फौरन जवाब दिया, अजी क्या बात है हमारे अकबर बादशाह की, उनके राज में हर तरफ अमन चैन और खुशहाली है। अकबर और बीरबल उसकी बातें सुनकर आगे बढ़ गए। चंद दिन बाद फिर एक रात दोनों का गुजर उसी मकाम से हुआ। अकबर ने फिर उसी शख्स से पूछ लिया, कैसे हो भाई? उसने छूटते ही जवाब दिया, अजी हाल क्या पूछते हो, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। इस अकबर बादशाह की हुकूमत में हर आदमी दुखी है। अकबर हैरान रह गए कि यही आदमी चंद दिन पहले तो बादशाह की इतनी तारीफ कर रहा था और अब चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया? अलग जाकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, आखिर इस शख्स ने ये सब क्यों कहा? बीरबल ने जेब से एक थैली निकाली और बादशाह से कहा, इसमें 10 अशरफियां हैं। दरअसल मैंने 2 दिन पहले उसकी झोपड़ी से चोरी करवा ली थी। जब तक उसकी झोपड़ी में माल था उसे बादशाह, हुकूमत सब कुछ अच्छा लग रहा था और अपनी तरह सबको खुश और सुखी समझ रहा था। अब वो अपनी दौलत लुट जाने से गमगीन है तो सारी दुनिया उसे तबाही और बर्बादी में मुब्तला नजर आती है। जहां पनाह, इस वाकये से मैं आपको ये आगाह कराना चाह रहा था कि एक फर्द अपनी खुशहाली के तनाजुर में दूसरों को खुश देखता है, लेकिन बादशाहों और हुक्मरानों को रियाया का दर्द समझने के लिए अपनी जात से बाहर निकलकर दूर तक देखना और सूरत हाल को समझना चाहिए। बीरबल की दानिशमंदी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ से भरी बातों की वजह से बादशाह अकबर उन्हें बहुत चाहते थे और इसी वजह से कुछ दरबारी बीरबल से हसद और कीना रखते थे। बीरबल के खिलाफ उनके कान भी भरते रहते थे, लेकिन हसद का जवाब भी बीरबल अपनी सूझबूझ और दानिशमंदी से देकर उन्हें शर्मिंदा करते रहते थे। बीरबल की बादशाह अकबर के सामने या दरबारियों के रूबरू अक्लमंदी से कही गई बातें अकबर के दौरे हुकूमत में पूरे मुल्क में लतीफा गोई की शक्ल हासिल कर चुकी थीं। लेकिन इन्हें सिर्फ लतीफा कहना बेहतर नहीं होगा। इनमें इल्म दानिश का ऐसा जखीरा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीरबल आज इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर नहीं है, लेकिन उनके लतीफे और हाजिर जवाबी उनकी मौजूदगी का हर शख्स को एहसास दिला रही है।
बीरबल ने जिस दानिशो हिकमत के चिराग जलाए हैं, उसकी रोशनी आज भी मौजूद है। बीरबल महज लतीफा गो नहीं, बल्कि हिकमत व दानिश का पैकर थे, जो लतीफे की आड़ में तमाम सियासी समाजी हकायक को बहुत खूबसूरती से पेश कर देते थे। बीरबल के लतीफों में बड़ी मानवियत है। वो बड़े से बड़े मसाइल और मुश्किलात को लतीफों के जरिए हल करने का हुनर जानते थे, और शायद इसी हुनर ने बीरबल को अवामी जहनों में जिंदा रखा हुआ है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा ये तहरीर सुनकर। बीरबल के हवाले से भी तहरीर बड़ी मालूमाती थी और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में तमाम लाइफ कवर कर दी गई थी। बहरहाल ये अपना अपना मसला है। बीरबल सिर्फ मजाही नहीं थे, बल्कि उनकी मिजाज के पीछे एक अंदाज होता था कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए, किस तरह से एक पैगाम दिया जाए लोगों को कि वो किस तरह से भलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलें जरा ऊंटों की सरजमीन, रेत रेगिस्तान की सरजमीन। जी हाँ, राजस्थान, जहां आपके जहन में राजस्थान का नाम लेते ही सजे सजाए ऊंट और उस पर सवार कोई खूबसूरत दोशीजा या मर्द हाथ में एक तारा लिए के रेत की जमीन पर चलते हुए जा रहे हैं और दूर वो सितारे की आवाज, एक तारे की आवाज गूंज रही है। यही है राजस्थान। पेश खिदमत है राजस्थानी लोकगीत, और ये गीत पेश कर रहे हैं अलाउद्दीन लांघा और उनके साथी। मारो जी लालो भी लालो, मारो मारो मत बोलो कि दरियुबा लमू गरी आवे आवसी बदीला में तो कोयलेड़ी बलि जाऊं रे बदीला, हरी कोयलेड़ी बलि जाऊं मारे जलाली बिलाली रे मारे मारू मत वाले की दरिया लमू सारी आपे आपरी रे मारू जिलालू पीलालू रे मारू मारू मत वालू की सदियों लमू गरी आवे आपसी रे जलाली पिलाली दी मारी मारू मत वाली किस दीपा लमू सारी बातें बातड़ी रे मारू दिलालू पिलालू रे मारू मारू मत वालू किस दीपा लमू जावे अब सिरे जलालो पीलालो रे मारो मारू मत वालो की दरियुबा लमू घर जावे आवसी अदे मारू जलालो पीलालो रे मारो मारू मत वालो की दरियुबा लमू घर जावे
बाजुड़ी दी कोई कोई मारी बाजुड़ी दी बाजुड़ी रे बंदेरी रे लूबे तुरे आदि मारू जिलालू पीलालू रे मारू मारू मातु बालू किस दियो पा लमगरी जावे अब सीरे आली जो हजरे करसली यारी करू के रे बादीना हरी करसली यारी करू के मारो जलालू पीलालू घरी जावे अब ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशरियात सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। यानी कहीं कहीं कुछ देखने की भी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, कहीं कहीं कुछ सुनने की भी चीज़ें आपकी समाअतों की नजर की जाती हैं। हर दिन का ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। कोशिश यही है कि कुछ मालूमात आप तक पहुँचे और साथ ही साथ कुछ तफरीह भी मुहैया कराई जा सके। जहाँ तक बात हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान का जो लोक विरसा है, लोक सकाफत है, बहुत ही गोनागो अहमियत की हामिल है। इतने सारे अलग अलग रियासतें हैं, सबका अपना कल्चर है, सबकी अपनी ज़बान है, अपनी अपनी विरासत है। लोक विरसा इसीलिए बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत ही रंगारंग किस्म का है। एक लोकगीत आपने सुना, तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और लोकगीत की तरफ आपको लिए चलते रहें। हुकम करो तो पीर जातरायो थाय मारो गेलो सांभळो ओ ए रणु जाना राजा यजमान की ना बेटा विरम देना वीरा रानी नेतरना परतार मारो गेलो सांभळो ओ ए वाणियों ने वाणियर जातराए जाए आ माल देखी वाणिया नो चोर मारे खाए मारो गेलो सांभळो ओ ए ऊंची ऊंची झाड़ियों ने बस मीठे वाट आ बेहता वाणिया ने तीजो मळ्यो चोर मारो गेलो सांभळो ओ जी ए ऊंचा ऊंचा डोंगरा ने वच माथे जो आ मारी नाखो वाणियों ने माल लई गया चोर मारो गेलो सांभळो ओ जी ए यूपी यूपी बड़ा करे छे पुकार अशोक ठे रमता फिरने काने गियो वार मारो गेलो सांभळो ओ जी ए जी लीलूड़ो ते घोड़लो ने हाथ में छती आवाणिया निवारे चढ़ा रामदे पीर मारो गेलो सांभळो ओ जी ए उठी उठी बड़ा धड़ माथु जो आथण भुवन माथी गोती लावू चोर मारो गेलो सांभळो ओ जी ए
भाग भाग चोर टाटू पेट लेके जा आ वाणिया नो माल तू કેટલા દાડા ખાય મારો ગેલો સાંભળો ઓજી એ આંખે કરું યાંધળો ને ઢીલે કાઢું કો આ દુનિયા જાણે કે પીર રામદેવનો ચોર મારો ગેલો સાંભળો ઓજી ए गाय दल्ले आ गाय दल्लू वाणियों ने भली राखी टे रणुजा शर्मा वाणिये पेरी लीधो बेग मारो रेलो सांभळो जी ए रणुजाना राजा यजमाल जी ना बेटा वीराम देना वीरा रानी नेतलना प्रसार मारो हेलो सांभळो जी हेलो सांभळो ने रणुजाना आ हुकम करो तो पीर जातरायु थाय मारो हेलो सांभळो जी हेलो सांभळो जी हेलो सांभळो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। मैं हूं सबिहा। तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से भी पुरखलूस आदाब साहब। कैसे मिजाज हैं आप सबके? नमस्ते नमस्ते जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, मिजाज अच्छे हैं, बखैर है सब कुछ, और दुआ यही है कि आप सबके यहाँ भी सब खैर व आफियत होगी। वैसे जहाँ तक पता है सामीन, हम इंसानों की खैर व आफियत का ताल्लुक़ है, हमारी बका का ताल्लुक़ है। हमारी जो बका है वो कई चीज़ों पर इन्हिसार करती है, और उनमें से एक है ओजोन लेयर। ओजोन की वो सतह जो एक नीली छतरी के मानिंद हमारे ऊपर मौजूद है। यानी ये एक ऐसी परत है जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे कि जो सूरज की उन खतरनाक किरणों को बराह रास्त ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, जो इंसानों की बका के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये फिल्टर कुदरत ने लगाया हुआ है कि जो मुज़िर किरणें हैं सूरज की, हालांकि सूरज जो है वो ज़िंदगी का मंबा है, लेकिन इसकी जो कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें ऐसी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और कई जानलेवा बीमारियों में हमें मुब्तला कर सकती हैं। तो इंसानों को उन बीमारियों से बचाने के लिए कुदरत ने गोया एक नीली सी छतरी, ये नीले गैस की सी एक छतरी है, वो एक दबीज किस्म का पर्दा उसे कह लीजिए, जो ओजोन कहलाता है। और ये बात मुझे क्यों याद आई भाई, आज वर्ल्ड ओजोन डे है, तो इसलिए मुझे याद आया कि चलिए आज इसी नीली छतरी के बारे में बात कर ली जाए, जो हमारे लिए वाकई इंसानों की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने सुना भी होगा कि इस ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचता रहा है इंसानों की उन तमाम गतिविधियों की वजह से, उन तमाम नक़्ल हरकत की वजह से जो कुदरती वसाइल के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। कुछ ऐसी गैसेस हैं, कारखानों से निकलने वाली, सनतों से निकलने वाला ऐसा धुआं है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, और जब बहुत ज़्यादा आलूदगी बढ़ती है, फ़ज़ाई आलूदगी, तो ये हमारी जो ओजोन की छतरी है या ये जो परत है ओजोन नाम की, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। और हम सुनते आए कि भाई ये जो ओजोन की जो छतरी थी उसमें कहीं कहीं सुराख होने लगे हैं। लेकिन एक खुश आइंद बात ये भी है कि लॉकडाउन जो पूरी दुनिया में नाफिज हुआ कोरोना की वजह से, और कई महीने बिल्कुल बंद रही तमाम चीज़ें, तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ये जो पॉल्यूशन था, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड थी या फिर कार्बन ऑक्साइड थी, ये जो सारी चीज़ों में कमी आई ना, सनतें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, तो ये जो ओजोन की हमारी लेयर थी, इसका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई काफ़ी हद तक हो गई है। लेकिन कितना वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हुई है, इसके लिए मज़ीद अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि पूरी डिटेल में वो जो रिसर्च साइंसदानों ने की है वो सामने आ जाए।
लेकिन ये ज़रूर है कि भाई ये पॉल्यूशन में बड़े पैमाने पर जब कमी हुई तो ये किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद रही, ये एक दूसरा रुख भी है कि अगर हम अपनी तरफ से सामीन कुछ कोशिशें ऐसी करें कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम डिसाइड करें कि हम अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे, गाड़ियों का पॉल्यूशन बराबर चेक करेंगे, धुआं ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। कूड़ा कई बार देखा जाता है कि इकट्ठा करके लोग जला देते हैं वहाँ पर कि कूड़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो धुआं फ़ज़ा में फैलता है वो किस हद तक आलूदगी को बढ़ावा देता है हम ये भूल जाते हैं। तो बजाय इसके कि उसे जलाया जाए, क्यों ना उसे ज़मीन कहीं गहरा गड्ढा खोद के वहाँ पर उसको दबा दिया जाए कूड़े को, ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, क्योंकि वो खाद में जब कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि अगर वो कूड़े में प्लास्टिक शामिल है तो वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा और वो हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह से ये जो है कि कारखाने या सनतें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक कोशिश कर सकती हैं इस तरह की चीज़ें। ये हालांकि बड़े लेवल की बात हो जाएगी कि उस पर भी हम किस तरह से रोक लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश जो है ओजोन को बचाने की हमें ही करनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी नस्लों की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं आम इंसान होने के नाते? ऐसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और स्प्रे का इस्तेमाल जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं, ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका इस्तेमाल ना हो। या फिर जो स्मोक टेस्ट होता है कि जो हमारी गाड़ियां हैं या जो व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो हम बराबर अगर टेस्ट नहीं करवा रहे तो इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर देता है, तो वो बराबर चेक करते रहिए। इसके अलावा फसल की कटाई जब होती है तो वो जो बचा हुआ हिस्सा, जैसे मैंने कहा कि लोग जलाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त धुआं वहाँ से खारिज होता है जो बहुत ज़्यादा माहौल को बिगाड़ देता है, तो वहाँ पर कोशिश की जाए कि उसे जलाया ना जाए, उसे ज़मीन दोज़ कर दिया जाए। इसके अलावा प्लास्टिक और रबड़ के जो टायर्स होते हैं ये अक्सर देखा गया है कि कूड़े में फेंक दिए जाते हैं और ये भी हमारे पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, और जैसे जैसे आलूदगी बढ़ती है तो ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। और ज़्यादा नमी वाला जो कोयला है उसको जब उसे जलाया जाता है तो वो बहुत देर में जलता है, धुआं ज़्यादा करता है, तो वो जो धुआं है फ़ज़ा में फैलता है और वो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। यानी कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है सामीन कि जो फ़ज़ा में धुआं फैलेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का फैले, वो हमारी ओजोन की सतह को मुतासिर करेगा। अब ये हमारे और आपके ऊपर हो जाता है इन्हिसार इसका कि हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और आज का ये जो दिन है ये हमें यही बेदारी की तरफ ले जाने के लिए मनाया जाता है, ताकि हम जागरूक हों, हम बेदार हों और हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि ये जो नीली वाली छतरी है जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं ये बनी रहे, इसकी छत्र छाया में हम भी और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये था हमारा छोटा सा पैगाम आज के दिन के हवाले से, और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिलहाल सबिहा को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।